हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जो कि पेट का होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं 2022 2023 के अंदर, सभी को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं जूम करता हूँ। ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र नाम के जो ऋषि हैं और किन दो नदियों के बीच संवाद का जिक्र है। मतलब ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद का जिक्र है। तो सीधे आपको आंसर याद रखना है कि व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, पहला आंसर क्या है कि ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र और व्यास सतलज नदियों के बीच वार्ता का जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेट 2023 में सवाल पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देख ले। तो ऋग्वेद के अंदर सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी को नदीतमा कहा गया है। तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अंदर, और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी सिंधु नदी है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, और ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र का जिक्र है तीसरे मंडल में, और तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। और तीसरे मंडल के अंदर जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री। ठीक है, सावित्री। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन वर्ड का मतलब क्या था? शब्द का अर्थ। जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, तो इंद्रियों को जीतने के कारण जिन या महावीर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ वेग ऑप्शन था, विजेता, इंद्रियों का विजेता कारण को जिन कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे आप मत ध्यान दीजिएगा, विजेता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, देखिए इंद्रियों को जीतने के कारण जिन या महावीर कहा गया, पूज्य होने के कारण अरहत कहा गया। ठीक है, अब ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलिन कहा गया, और बंधनों से मुक्त होने के कारण निग्रंथ कहा गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जूम करता हूं, जो इस प्रकार है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित कुल 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनका प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसमें सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी और इंद्रप्रस्थ जो है इनका प्रांतीय केंद्र नहीं रहा है। ठीक है, देखिए बाकी कौन कौन से प्रांत इनके अंदर आते थे मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो उत्तरपथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। इंडिया के मैप के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपका तक्षशिला पड़ता था, जहाँ पे आज का पाकिस्तान है। ठीक है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी होती थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी। मध्य देश पाटलिपुत्र, और कलिंग वाले एरिया की राजधानी तोसली हुआ करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? मतलब किस बौद्ध स्थल पे? तो वैशाली के अंदर जो था उसमें फर्स्ट बार फीमेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। ठीक है, तो आपको वैशाली के अंदर हुआ था, ये भी है, ध्यान रखना। इसके अलावा संघ में प्रवेश पाने वाली पहली बुद्ध जो थी, मतलब महिला कौन थी? वो बुद्ध की खुद अपनी मौसमी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के जो लास्ट पार्ट है उसको उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि के ऊपर डिस्कशंस हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ उपनिषद और उनकी विशेषता में यहाँ पे जिक्र किया, जैसे छंदोग्य उपनिषद, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कहा जाता है इसको। उसके बाद अगला है मैत्रेयणी उपनिषद, सबसे लेटेस्ट उपनिषद है ये। ठीक है, उसके बाद मांडुक्य उपनिषद, जो सबसे छोटा उपनिषद है, तो मांडुक्य। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बाद का उपनिषद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देव प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी, तो अशोक के बारे में ये कहा जा रहा है। ठीक है, और
सम्राट अशोक का टाइम पीरियड क्या रहा है, 273 से 232 ईसा पूर्व के आसपास का इनका समय है। और लघु शिलालेख में उन्हें बुद्ध शाक्य एवं इसी अभिलेख में इनके ईरानी शैली के अंदर देवमप्रिया और देवमप्रियदर्शी कहा गया है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? तो तांबे का पहली बार प्रयोग ताम्रपाषाण युग के अंदर किया गया है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल, जिसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पाषाण युग कांस्य युग के बीच में संक्रमण का प्रतीक है। ताम्रपाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ठीक है, कौन सी प्रथम बौद्ध संगीति का? तो राजगीर के अंदर। उसके अलावा बाकी बौद्ध संगीति के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। पहला वाला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, या फिर राजगिरी भी कहते हैं। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा हुआ है 383 में वैशाली के अंदर, और सुब्बुकामी इसके अध्यक्ष थे और शासक कालाशोक। तीसरा है 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अंदर, मोगलीपुत्र तिशु इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा शासक अशोक रहे हैं। और अंतिम चौथा जो बौद्ध संगीति हुई है वो प्रथम शताब्दी के अंदर कश्मीर के कुंडलवन क्षेत्र में हुई है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे हैं और शासक कनिष्क थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा। ठीक है, 2022 में पूछा गया ये। इसके अलावा जैन धर्म के अन्य 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन 5 सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था, और जो अंतिम सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तेलंगाना राज्य के पालमेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे 2021 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ है? तो काकतीय वंश के राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। और इस मंदिर की जो विशेषता है, इसका पिरामिड विमान के अनुरूप है। ठीक है, अगला देखते हैं। कुथु भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धर्म कला है? ठीक है, तो केरल के अंदर कुथु जो है एक सामाजिक धार्मिक कला है। कुथुम्बकलम केरल के अंदर कुथु और कुडियट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है, इसका निर्माण भारत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पेरुंगदाई कोंग वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य एक कृति है। यह भारत में निम्नलिखित से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये तमिल साहित्य आपको पता होगा। ठीक है, संगम काल का एक प्रमुख साहित्य 2023 के सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। पेरुंगदाई कोंग वेलुर द्वारा लिखित एक महाकाव्य कृति है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों का नवरत्न था, मतलब नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर ये किया गया था। गुप्त शासक थे, उनके जो नवरत्न है, नवरत्न में एक बार नाम मैं सबको बता देता हूँ: कालिदास, शंकु, घटकपर, वररुचि, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, वरामिहिर, छपड़क और अमर सिंह। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है इसमें से, तो लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह रहा है, जो कि अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज या फिर खुदाई 1957 के अंदर सर SR राव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, जो कि लाल, हरा और पीले कलर का था पहली बार? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत ये कार्य किया गया था। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ थी। लाल जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, हरा मुस्लिमों का, पीला अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखित हैं। तुलसीदास की रचयिता रामचरितमानस ने की रचना की है तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने रामायण की, वेदव्यास ने महाभारत की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो किस मुद्रा से इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं?
तो इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो प्रथम उपदेश को बुद्धिज़्म में धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा से दिखाया जाता है। सारनाथ के अंदर उन्होंने पाली भाषा के अंदर अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना किया गया और बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत लिपि में तथा चंपू शैली में लिखी हुई है। ठीक है, चंपू शैली मतलब पोइट्री प्लस प्रोज दोनों का मिक्स। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपको निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, उसके तट पे वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से या फिर उन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी बनी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो कन्नौज जो है वो नई राजधानी थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है 606 से 647 तक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा बनी थी उसको बनाने के लिए किस तकनीक का यूज़ किया गया था? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, जिसे मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे।